हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं डॉक्टर शोभित पटेल इस क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। और बच्चों, उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के सेकेंड पार्ट को, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी की आज हम एप्लीकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इसमें इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं, जीएम प्लांट्स की बात करने वाले हैं। जीएम प्लांट का मतलब क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड। बीटी कॉटन के बारे में पढ़ेंगे, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, फ्लेवर शावर के बारे में पढ़ेंगे, हेरोडिन के बारे में पढ़ेंगे और गोल्डन राइस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपन ये टॉपिक जो लिखे हुए हैं इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट की हम बात करें तो हम कहते हैं कि द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेराप्यूटिक डायग्नोस्टिक, जनरली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर। थेराप्यूटिक एजेंट है, थेराप्यूटिक मतलब जो मेडिकल की फील्ड में यूज होते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है एग्रीकल्चर के लिए। प्रोसेस्ड फूड है, बायो रिमेडिएशन है, वेस्ट ट्रीटमेंट है एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये कुछ हमारे एरियाज हैं जिन एरियाज में बायोटेक अपना काम कर रही है। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर। बायोटेक्नोलॉजी के क्रिटिकल रिसर्च एरिया कौन कौन से हैं? पहला एरिया है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड organism, usually a microbe or pure enzyme। बेस्ट कैटलिस्ट को जो है प्रोवाइड करवाना, बेस्ट कैटलिस्ट जो है वो बनवाना। क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। कैटलिस्ट को ऐसी कंडीशन भी देना जिससे वो अपना सबसे ज्यादा काम कर सके। ऑप्टिमम कंडीशन उसको प्रोवाइड करवाना। और तीसरी बात है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करवाना, टू प्यूरिफाई दी प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करने के लिए डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करवाना। तो ये कुछ एरियाज हैं जो कि बायोटेक के एरियाज हैं। ठीक है, तो चलिए अपन बात करते हैं यहाँ पर ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। तो ग्रीन बायोटेक है, रेड बायोटेक है, ब्लू बायोटेक है और व्हाइट बायोटेक है। तो यहाँ पर अपन ग्रीन बायोटेक जो कि किससे रिलेटेड है? प्लांट से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इस ग्रीन बायोटेक के बारे में अपन बात करते हैं। तैयार है बच्चों? चलिए, तो देखिए यहाँ पर जो जीएम क्रॉप होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीएम क्रॉप के क्या क्या बेनिफिट्स है? कई सारे बेनिफिट्स होते हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के होते हैं। या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में कई सारी प्रॉपर्टीज डेवलप की जाती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, आइए देखते हैं। उससे पहले फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर स्टार्ट की गई है। इनसे क्या क्या फायदे हैं, इनसे क्या क्या फायदे हैं उनकी अपन बात करते हैं। तो देखिए, इनसे फायदे ये हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की अपन बात करेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? जिसके जीन को ऑल्टर कर दिया गया, जिसमें कुछ जेनेटिकली चेंज कर दिया गया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। जिनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में क्या कर दिया गया हो? कुछ ना कुछ चेंज कर दिया गया। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में मैंने कुछ ना कुछ चेंजेस कर दिए हैं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। और ऐसी क्रॉप को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहेंगे। क्या कहेंगे बोलिए बच्चों? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहेंगे। ठीक है, क्या क्या मॉडिफिकेशन है तो देखते हैं। मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। क्रॉप को एबायोटिक स्ट्रेस, जैसे ठंड हो गई, गर्मी हो गई, ज्यादा सॉल्ट हो गया, ज्यादा टेम्परेचर हो गया,
जब फ्लड बाढ़ आ गई, ज्यादा वाटर हो गया, उसके लिए क्या बना दिया गया, टॉलरेंट बनाया गया। तो क्रॉप को इनके लिए क्या बनाया गया है, मोर टॉलरेंट बनाया गया है। ठंड, गर्मी, सर्दी, पानी, इन सब के लिए क्रॉप को ज्यादा टॉलरेंट बनाया गया है, जिससे क्रॉप इन चीजों को अच्छे से टॉलरेट कर सकती है। दूसरी बात, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, मतलब पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना दी गई है। केमिकल पेस्टिसाइड डालने की जरूरत ही नहीं है, उसके बिना ही उसमें रेजिस्टेंस डेवलप करवा दिया गया है केमिकल के लिए। तो केमिकल पर रिलायंस, डिपेंडेंसी को क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करने में भी हेल्प मिली है। मतलब जो फसल की कटाई होती थी उसके बाद जो नुकसान होते थे, उन नुकसान को कम कर दें। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट्स, प्लांट्स की मिनरल यूजेस की एफिशिएंसी को बढ़ाया गया है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा मिनरल यूज कर सके। दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी जल्दी खराब नहीं होती, ज्यादा समय तक सॉइल फर्टाइल रहती है। और इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू, जैसे विटामिन ए एनरिच्ड राइस, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी बढ़ाया गया भाई फूड की। जैसे राइस होता है, राइस मेनली कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है, उसमें विटामिन का भी सोर्स को बनाया गया, उसमें विटामिन ए जो है उसका सोर्स भी उसको बना दिया गया, जिससे हमें राइस में कार्बोहाइड्रेट तो मिलता ही है, विटामिन भी मिल सके। तो ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के जो है एप्लीकेशन, मतलब बेनिफिट्स है एक तरह से, ये सब इनके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो देखिए हम जैसे बात कर रहे थे ग्रीन बायोटेक की, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन आती है। द ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, बट येट इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। भाई हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन से जो है ट्रिपल हुई है फूड सप्लाई, लेकिन फिर भी जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उसके लिए ये सफिशिएंट नहीं है। इंक्रीज्ड यील्ड हैव partly been due to use of improved crop variety, but mainly due to the use of better management practices and use of agrochemical fertilizers and pesticides। कहने का मतलब ये है कि इम्प्रूव्ड वैरायटी के कारण तो पैदावार बढ़ी ही है, वो तो एक पार्ट है, बट मेनली जो बढ़ी है वो अच्छे मैनेजमेंट के कारण, अच्छे तरीके से खेती करने के कारण, एग्रोकेमिकल्स का यूज करने के कारण, इनके कारण बढ़ी है। However, for farmers in the developing world, agrochemicals are often too expensive and further increase in yield with existing varieties are not possible using conventional breeding। अब भाई देखो, एग्रोकेमिकल जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग वर्ल्ड है, उसमें तो एक्सपेंसिव भी है, और फर्दर जो है और बढ़ाना अगर हम इसको चाहे, किसको, पैदावार को, तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग से तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए बायोटेक बीच में आ गया। इज देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ दैट आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स कैन शो so that farmers may obtain maximum yield from their fields? Yes, biotech के through। Is there a way to minimize the use of fertilizer? Yes, biotech के through। And chemicals so that their harmful effect on environment are reduced? Yes, biotech के through ये सब काम किया जा सकता है। Use of genetically modified crop is possible solution। जो अभी अपन ने पढ़ा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में, ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन है जिसमें हम कम खर्चे में भी और एक बढ़िया पैदावार, एक बढ़िया फसल ले सकते हैं, जिसमें हम केमिकल का यूज भी कम से कम करेंगे, जिससे कि बॉडी पर इसके कोई बैड इफेक्ट्स ना हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इनका अपन यूज कर सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए, तो बच्चों चलिए अब अपन बात करते हैं बीटी कॉटन की। मैं आपको बताने वाला हूँ बीटी कॉटन। भाई बीटी कॉटन क्या है पहले अपन पढ़ लेते हैं, फिर इसको एनसीईआरटी से देखेंगे। पहले मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ बीटी कॉटन, फिर एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे अपन। बीटी कॉटन भाई एक तरह का कॉटन है,
जिसमें बीटी जीन है। अब बीटी क्या है? बीटी मतलब बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ पर बीटी बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis। देखिए बेसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है। क्या है ये? एक बैक्टीरिया। इसकी बात ये होती है, इसकी खास बात ये है कि कैन कॉज डिसीज इन इंसेक्ट। इंसेक्ट में ये डिसीज कॉज कर देता है और इंसेक्ट की डेथ कॉज कर देता है, इंसेक्ट को ये मार देता है। ये इसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है। किसकी? बैक्टीरिया। कॉटन की अभी बात नहीं कर रहे, अभी केवल बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया की खास बात ये है कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये इंसेक्ट में डिसीज कॉज करता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। जिसकी वजह से इंसेक्ट की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, इंसेक्ट मर जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं अपन, उसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये डिसीज कॉज करेगा जिससे इंसेक्ट की डेथ हो जाए। ठीक है, तो अब ये करता कैसे है? एक्चुअली ये जो बीटी है बेसिलस thuringiensis, ये प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है। क्या बनाता है ये एक तरह के प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन क्रिस्टल जो होते हैं, जब ये जाते हैं इन गट ऑफ इंसेक्ट, जब ये बैक्टीरिया जाता है और ये प्रोटीन क्रिस्टल इंसेक्ट की गट में जाते हैं तो ये सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। सॉल्युबलाइज ड्यू टू एल्कलाइन पीएच। एल्कलाइन पीएच के कारण क्या होगा? एल्कलाइन पीएच ऑफ गट ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट की गट के एल्कलाइन पीएच के कारण ये क्या हो जाते हैं? ये उसमें घुल जाते हैं, ये उसमें सॉल्युबल हो जाते हैं, ये उसमें घुल जाते हैं और क्रिएट पोर्स इन मिड गट। क्रिएट पोर्स इन मिड गट। जो इंसेक्ट की मिड गट होती है उसमें छेद कर देते हैं, जिससे कि इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। जिससे इंसेक्ट की क्या होती है? जिससे इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। ये पूरी मैकेनिज्म है, ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है कैसे बेसिलस thuringiensis इंसेक्ट की डेथ कॉज करता है। तो वो एक प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है, लेकिन वो प्रोटीन क्रिस्टल जो है अभी इनएक्टिव होते हैं। जैसे ही ये बैक्टीरिया इंसेक्ट में जाएगा, इसके प्रोटीन क्रिस्टल को उसकी गट का एल्कलाइन पीएच मिलेगा, ये प्रोटीन क्रिस्टल सॉल्युबलाइज हो जाएंगे, घुल जाएंगे, उसकी मिडगट में कई सारे छेद कर देंगे, जिससे इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। एक नॉर्मल मैकेनिज्म। अब किया क्या कि इसके जीन को निकाल लिया। किसके जीन को निकाल लिया? बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के इस प्रोटीन बनाने वाले जीन को निकाल लिया। बोले ये जीन अपना काम का है, इसको कॉटन में डाल दिया। इसको कॉटन के प्लांट में डाल दिया तो कॉटन के प्लांट को जब भी कोई इंसेक्ट खाएगा, ये प्रोटीन क्रिस्टल उसमें बन जाएंगे, ये प्रोटीन क्रिस्टल इंसेक्ट में जाएंगे, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। मतलब इंसेक्ट अपने आप ही मरते रहेंगे। जैसे वो कॉटन के प्लांट को खाएंगे थोड़ा सा और वो अपने आप मर जाएंगे। जो बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी थी वो हमने प्लांट में डाल दी। जो बैक्टीरिया की प्रोटीन क्रिस्टल बनाने वाली प्रॉपर्टी थी वो हमने प्लांट में डाल दी कि बैक्टीरिया का जीन प्लांट में डाल दिया। और कौन से बैक्टीरिया का जीन डाला? बेसिलस thuringiensis का, इसलिए इसको बीटी कॉटन कहा गया। आइए देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है, जीन का नाम भी अपन पढ़ेंगे। Some strains of Bacillus thuringiensis produce protein that kill insect such as Lepidopteran। इंसेक्ट की ऑर्डर है Lepidopteran, जिसमें टोबैको बडवर्म, आर्मी वर्म आते हैं, Phyllopteran जिसमें बीटल्स आती है, Dipteran जिसमें फ्लाइज, मॉस्किटो आती है। Bacillus thuringiensis form protein crystal during a particular phase of their growth। तो Bacillus thuringiensis प्रोटीन क्रिस्टल बनाएंगे उनकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग। These crystals contain a toxic insecticidal protein। इन क्रिस्टल के अंदर एक प्रोटीन है, वो प्रोटीन कैसा है? इंसेक्टिसाइडल है, इंसेक्ट के लिए टॉक्सिन का काम करता है। Why does this toxin? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि why does this toxin does not kill the bacillus?
क्योंकि actually the Bt toxin protein exists as inactive protoxin, but once the insect indigests the inactive protein, it is converted into active form of toxin due to alkaline pH of gut, which solubilize the crystal. भाई इसमें ये बैक्टीरिया की डेथ क्यों नहीं कॉज करता ये प्रोटीन? क्योंकि ये बैक्टीरिया में तो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन ये एक्टिवेट कब होता है? जब उसको इंसेक्ट का एल्कलाइन पीएच मिलता है, इंसेक्ट की गट का एलिमेंट्री कैनाल का एल्कलाइन पीएच मिलता है, तब ये सोल्यूबलाइज होता है, तब ये एक्टिव होता है. द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल्स एंड सरफेस से बाइंड करेगा मिडगट एपिथेलियल सेल्स से, और क्या करेगा? एंड कॉज डेथ. और क्या कॉज करेगा? एंड कॉज डेथ. ठीक है. और इससे हम कॉटन बोलवॉर्म की ग्रोथ को रोकने के लिए जिस जीन का यूज करते हैं वो है Cry2AB एंड Cry1AC. Cry2AB एंड Cry1AC जीन है जिसको कॉटन में डाला जाता है कॉटन बोलवॉर्म की ग्रोथ को रोकने के लिए. ऐसे कॉर्न में भी ये मेथड यूज की जाती है कॉर्न बोरर की ग्रोथ को रोकने के लिए. हालांकि टोबैको वगैरह सब में यूज की जाती है, ब्रिंजल टोबैको. कॉर्न में यूज की जाती है, कॉर्न में जीन डाला जाता है Cry2AC जीन डाला जाता है कॉर्न बोरर की ग्रोथ को रोकने की. ठीक है. Cry2AC, Cry1AB ये जीन डाले जाते हैं. तो ये जीन बेसिकली करते क्या है आप समझ गए होंगे. ये वो प्रोटीन क्रिस्टल जो है बैक्टीरिया में बनवा देंगे जिससे बैक्टीरिया की डेथ, और जिससे कि प्लांट में बनवा देंगे जिससे कि बैक्टीरिया तो क्या, जिससे कि इंसेक्ट जब उस प्लांट को खाएगा तो उसकी डेथ ऑटोमेटिक हो जाएगी. कोई केमिकल का यूज भी नहीं किया और काम का काम बन गया. ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, तो देखिए बच्चों यहाँ पर बीटी कॉटन की जो अपन बात कर रहे थे इसका आपको एक डायग्रामेटिक व्यू दिखाया हुआ है कि इंजेक्शन प्रोटीन क्रिस्टल्स ये गए, डिसोल्यूशन ऑफ प्रोटीन क्रिस्टल, यहाँ पर ये इंसेक्ट की एल्कलाइन पीएच आपको दिख रहा है. एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, क्रिस्टल जो है वो टॉक्सिन में कन्वर्ट हुए. ठीक है. उसके बाद बाइंडिंग टू स्पेसिफिक रिसेप्टर, कहाँ पर? मिडगट के स्पेसिफिक रिसेप्टर पे, एपिथेलियल सेल पे, और जिसकी वजह से रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और सेल डिस्ट्रक्शन. मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो मिडगट है इसमें पोर्स हो गए जिसकी वजह से वाटर एंटर हुआ वहां पर सेल्स में, और सेल जो है वो डिस्ट्रॉय. तो इस तरह से हम बीटी कॉटन का यूज करते हैं. तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिफिक बीटी जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम बेसिलस thuringiensis and incorporate into the several crops plants such as cotton. The choice of gene depends upon the crop and targeted pest. भाई चॉइस ऑफ जीन किस पर डिपेंड करेगी? एक तो प्लांट पर डिपेंड करेगी, दूसरा टारगेटेड पेस्ट पर डिपेंड करेगी कि किस पेस्ट को टारगेट किया है. टारगेटेड पेस्ट एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट स्पेसिफिक, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक. क्योंकि बीटी टॉक्सिन जो होता है वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है, एक स्पेसिफिक इंसेक्ट पर ही काम करता है. There are a number of them. For example, protein encoded the Cry1AC and Cry2AB control the cotton bollworm. That of Cry1AB controls the Cry1AB controls the corn borer. Cry1AB corn borer को कंट्रोल करेगा. क्लियर है बात?